समणी मर्यादा प्रज्ञा, बीए द्वितीय वर्ष, विषय संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य, द्वितीय पत्र, काव्य नाटक, कोश, छंद एवं अलंकार, इस विषय पर चर्चा करेंगे। संस्कृत लौकिक साहित्य में काव्य के दो भेद किए गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जिसे केवल सुना जाता है, सुनते ही रस की अभिव्यक्ति होती है, और दृश्य काव्य वह काव्य है जिसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। सुनने के साथ देखने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। इस दृश्य काव्य का श्रव्य काव्य से भी अधिक महत्व है। दृश्य काव्य को शास्त्रीय भाषा में नाट्य विद्या कहा जाता है। दश रूपकार धनंजय ने इसे रूप कहा है। उन्होंने उल्लेख किया है रूपम दृश्यतोच्यते, अर्थात यह दृश्य काव्य देखा जाता है, दर्शनीय है, इसलिए इसे रूप कहा गया है। वहीं साहित्य में आचार्य विश्वनाथ ने स्थापित किया है कि तद रूप रोपात रूपकम, इस दृश्य काव्य को, या हम यूं कहें कि इस नाट्य विद्या को रूपक कहा है, क्योंकि इसमें नट नटी जो भी पात्र जो होते हैं वो अभिनय करते हैं राम आदि पात्रों का, इसलिए इसे रूपक कहा गया है। सामान्यतः देखा जाए तो इस दृश्य काव्य को नाटक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा देखा जाए तो नाटक जो है वो रूपक का एक भेद है, किंतु नाटक के अंतर्गत वे सारे लक्षण आते हैं जो रूपक के लक्षण हैं, इसीलिए रूपक को नाटक भी कहा जाता है। आप दृश्य काव्य कहे या नाटक कहे या रूपक कहे, सभी एक ही हैं। कहा जाता है कि काव्यों में भी नाटक सबसे रम्य होता है, क्योंकि नाटक देखते वक्त हमें दृश्य के साथ साथ सुनने दोनों ही चीजें मिलती हैं। इस दोनों के साथ हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए कहा गया, कई लोगों ने, विद्वानों ने कहा, काव्येषु नाटकम रम्यम। अतः हम नाटक के बारे में यदि कुछ जाने, उससे पहले उसकी कुछ मूल विशेषताओं को जानेंगे। कहा जाता है कि नाटक जो है उसके अंतर्गत मूल 3 तत्व होते हैं। वस्तु, कथा वस्तु जो होती है वह उसका मूल है, रस की अभिव्यक्ति, और तीसरा है उसके अंदर भाव। नाटक की कुछ विशेषताएं जो आचार्य विश्वनाथ कविराज ने अपने शब्दों में कहा है, वे कुछ इस प्रकार हैं कि नाटक के अंतर्गत जो कथा वस्तु होती है वह लोकप्रिय वस्तु होनी चाहिए, अर्थात लोक विख्यात कथा वस्तु होनी चाहिए, चाहे वह महाभारत, पुराण, यूं कहे रामायण, या फिर कोई इतिहास प्रसिद्ध घटना होनी चाहिए। उसमें कवि कल्पित कोई घटना मान्य नहीं है। और दूसरा है अंक योजना। नाटक को अंक योजना के साथ योजित किया जाता है। जैसे हम सरल भाषा में यदि मैं कहूँ तो जैसे अपन ये कहते हैं एपिसोड, इस रूप में नाटक के अंतर्गत कम से कम 5 या फिर 10 अंक होने चाहिए। कम से कम 5 तो होने ही चाहिए और उत्कृष्ट 10 से आगे नहीं। तीसरा, नायक। नाटक में जो नायक हो उसके अपने कुछ गुण होते हैं। तो कहा गया कि प्रख्यात वंश का धीरोदात्त, प्रभावी, गुणवान राजा या दिव्य, या फिर कह सकते हैं अर्ध दिव्य पुरुष हो। जैसे हम देख सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें दुष्यंत चंद्रवंशीय एक धीरोदात्त नायक हैं। जैसे रामायण में राम है, वह भी एक धीरोदात्त नायक हैं। इस रूप में नाटक में जो नायक हो वो प्रख्यात वंश का हो, गुणवान और प्रभावी हो। चौथा है रस। वैसे देखे जाए तो काव्यशास्त्र में मूल रूप से 8 या फिर 9 रस माने गए हैं, जैसे करुण रस, रौद्र रस, हास्य रस। इन रसों में भी नाटक में मूल रूप से श्रृंगार रस या फिर वीर रस का मुख्य प्रतिपादन हो। अन्य रस, करुण रस हो या रौद्र रस हो, अद्भुत रस हो, ये कोई भी रस हो, ये रस सारे अंगभूत रस के रूप में प्रसिद्ध रहे। पात्र। तो कहा गया कि नाटक में मूल रूप से 4 या 5 पात्र प्रधान कार्यरत होने चाहिए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के जीवन चरित्र के रूप में जब बात चलती है, या दुष्यंत और शकुंतला के साथ का जो एक कथानक चलता है, इसमें
इनके जीवन से संबंधित होकर के इनके कार्य के साथ 4 या 5 पात्र मूल रूप से जुड़े हुए रहे। अगला है कि मुख, प्रतिमुख आदि 5 संधियों का समावेश होना चाहिए। कहा गया नाटक के अंतर्गत 5 संधियां मुख्य रूप से स्वीकृत की गई हैं। तो ऐसे नहीं हो कि 1 या 2 या 3 कोई संधि हो, बल्कि पूरे 5 संधियों का इसमें समावेश होना चाहिए। अंतिम है गाय की पूंछ के अग्रभाग के समान अंक का समायोजन होना चाहिए। जैसे गाय की पूंछ होती है कि आगे से वो थोड़ी सी मोटी, फिर पीछे से जाके थोड़ी पतली होती हुई पतली, अंत में पूंछ एकदम पतली हो जाती है, उसी रूप में अंक का समायोजन भी ऐसे ही होना चाहिए। पहले थोड़ा कम विस्तार, फिर बीच में विस्तार होते होते अंत में जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक के अंतर्गत इन विशेषताओं के साथ कितने भी नाट्य रचे गए हैं वे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें एक प्रसिद्धि जो प्राप्त हुई है वह है महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास ने मूल रूप से 3 नाटक की रचना की है। उनमें भी एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम वह सबसे प्रसिद्ध है। वह केवल भारतीय परंपरा में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है। तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम को समझे या सुने या उसे पढ़े उससे पूर्व उस अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र को या जीवन परिचय को प्राप्त करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के, लौकिक संस्कृत साहित्य के यूं कह सकते हैं कि वे एक कवि कुलगुरु के रूप में विख्यात हुए हैं। वे चक्रवर्ती के रूप में भी अपना नाम प्रसिद्ध किए हुए हैं। उनका जन्म जन्म से वे ब्राह्मण थे और बचपन से ही वे शैव दृष्टि यानी धार्मिक दृष्टि से वे शैव परंपरा को मानते थे। उनके जीवन के बारे में, यदि उनके जीवन वृत्त के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में या फिर उनके जन्म का समय क्या था, इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप में उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता है। हालांकि विद्वानों ने बहुत रिसर्च किया है, खोजबीन की है, लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, जिसको हम आगे से आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पूर्व कुछ कालिदास की मुख्य विशेषताओं को हम ध्यान में लाएंगे कि उन्हें वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि कई शास्त्रों का, चाहे वह ज्योतिष हो, कला हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान था। उनके इस ज्ञान का हम यदि प्रत्यक्ष रूप में यदि देखना चाहे तो उनके रचनाओं में पग पग पर हमें इनके बातों का उल्लेख मिलता है। वे महाकाव्यकार, खंडकार, नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी रचना रघुवंशम के कारण वे महाकाव्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी रचना मेघदूत के इस प्रसिद्धि के कारण वे खंडकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए वे प्रमुख नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। यदि हम देखें कि कालिदास के रचनाओं में देखा जाए तो चाहे भाव हो, भाषा हो, उपमा हो, प्रकृति चित्रण हो या रस अभिव्यक्ति हो, रचना शैली हो, सब कुछ देखी जाए तो एक उत्कृष्टतम है। इसीलिए कहा गया कि कालिदास की उपमा यदि देखी जाए तो उनके जैसी उपमा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए उनके लिए एक प्रसिद्ध उक्ति बनी कि उपमा कालिदासस्य। और उन्होंने अपनी रचना में लगभग वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और इस वैदर्भी रीति के प्रयोग के कारण ही उनके लिए यह भी उक्ति प्रसिद्ध हुई है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। यानी जिस प्रकार वैदर्भी रीति का प्रयोग कर कालिदास ने अपना स्थान बनाया है, वैसा अन्य किसी कवियों ने नहीं बनाया है। हम देखें कि गुण के रूप में यदि कालिदास ने गुण रीति का जो उन्होंने प्रयोग किया है तो प्रमुख रूप से प्रसाद गुण का उपयोग किया है और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। वैदर्भी रीति ऐसी रीति का प्रयोग कर वे श्रोताओं के मन में अपना स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि वे सरल, सहज और एकदम कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप में इतनी सरल भाषा में भावों की अभिव्यंजना दी है कि पढ़ते ही हृदयंगम हो जाता है, हृदय में एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। प्रकृति चित्रण यदि देखें तो प्रकृति चित्रण उनका इतना मार्मिक है कि
कोई भी किसी भी प्रकृति को ले लो, चाहे वह मृग का वर्णन है, प्रकृति का कोई भी पात्र हो, चाहे वह वृक्ष है, चाहे वह कोई झरने हैं या पर्वत है, किसी के बारे में उन्होंने जो वर्णन किया है वह इतना हृदय स्पर्शी है, तल स्पर्शी है और इतना सूक्ष्म वर्णन है कि ऐसा लगता है कि उनके पास कोई नवीन प्रतिभा थी कि वे इस रूप में उसको प्रकट कर पाए हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा जो चरित्र चित्रण किया गया, चाहे वह किसी वस्तु का हो, चाहे वह किसी पात्र का हो, इतना सजीव चित्रण किया है कि देखते या सुनते ही ऐसा लगता है कि भाव विभोर हो जाते हैं। हम आगे देखें तो कालिदास के जीवन परिचय के बारे में जब हम और जानना चाहें तो जीवन वृत्त यानी उनका जीवन कैसा था इसके बारे में, या उनके जीवन में ये कवित्व का मोड़ कब आया इसके बारे में यदि जानना चाहे तो कई किंवदंतियां हैं। एक प्रमुख जो किंवदंती है वह पहली यह है कि कई लोग कालिदास को महामूर्ख के रूप में स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि वे अपने जीवन में एक महामूर्ख थे और कुछ विद्वानों ने षड्यंत्र रचा और उन्होंने शारदानंद राजा की विदुषी पुत्री विद्योत्तमा के साथ उनका पाणी ग्रहण करवाया, वह भी छल कपट के साथ। और विद्योत्तमा को नहीं पता था कि कालिदास महामूर्ख थे। कुछ दिनों के बाद जब विद्योत्तमा को यह पता चला तो उसने महाकवि कालिदास का तिरस्कार किया। तिरस्कृत महाकवि कालिदास ने घर छोड़कर कहीं और अन्यत्र चले गए और वहां जहां अन्यत्र वे गए वहां पर उन्होंने काली की यानी माता काली की पूजा की, आराधना की और काली की शक्ति से उन्हें कवित्व की शक्ति प्राप्त हुई। जब वे पुनः लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी के पास आकर के वार्ता करनी चाहिए तो पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, क्या अभी कोई बात कहने योग्य रही है? जब यह बात कही तो कालिदास को उसके उत्तर में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे वहां से चल दिए और उस एक वाक्य में जो 3 शब्द प्रयुक्त थे उस 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने 3 ग्रंथ की रचना की, अर्थात 3 काव्य की रचना की। अस्ति शब्द से अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवताम अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालय आदि आदि, इस रूप में यह इस पंक्ति से शुरुआत कर उन्होंने महाकाव्य कुमार संभव की रचना की। दूसरा है कश्चित। कश्चित इस शब्द के शुरुआत से उन्होंने मेघदूत ग्रंथ की रचना की। कश्चित कांता विरह गुरुणा, इस रूप में उन्होंने खंड काव्य मेघदूत की रचना की। तीसरा है वाक् विशेषः, और इस शब्द से उन्होंने वागार्थाविव संपृक्तौ, इस प्रकार प्रथम पंक्ति के साथ महाकाव्य रघुवंशम की रचना की। और आज ये तीनों ही काव्य प्रसिद्धि प्राप्त हैं। दूसरा है जो दूसरी किंवदंती है वह इस प्रकार है कि महाकवि कालिदास सिंगलेश्वर कवि कुमारदास के मित्र थे और ऐसा कहा जाता है कि वे कभी कुमारदास से मिलने के लिए उनके यहाँ सिंगलेश्वर जाते हैं। जाते वक्त रास्ते में एक रात के रास्ते में वे वेश्या के यहाँ पे रुकते हैं और वेश्या के यहाँ पे जब वे रुकते हैं तो वहाँ वेश्या उनसे एक संवाद करती है, कहती है कि हमारे राजा कुमारदास ने एक प्रश्न पूछा है, एक पंक्ति जो पहेली के रूप में पूछी है उसकी पूर्ति करनी है। उस पंक्ति को उसने महाकवि कालिदास के सामने दोहराया और महाकवि कालिदास अपनी कवित्व शक्ति के साथ उस अगली पंक्ति को या उस गूढ़ पहेली को सुलझाते हुए अपनी एक पंक्ति रच डाली। उस पंक्ति को जब राजा ने सुना तो उसके आधार पर कई कह सकते कि कई उनको मतलब ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति हो सके ऐसा चिंतन था। तो इस चिंतन से वेश्या सोचती है कि यदि यह बात अगर मैं राजा कुमारदास को कहूँ कि यह मैंने रचा है तो शायद मुझे धन की प्राप्ति होगी। इस लालसा के वश वह वेश्या जो है कालिदास को वहीं अपने ही स्थान पर उसे मार डालती हैं, मारकर उसे एक गड्ढे में गाड़ देती हैं और दूसरी तरफ वह आकर के राजा को इस बात की कहती है कि वह यह पंक्ति मैंने रचना की है। और कुछ छानबीन के बाद यह पता चलता है कि यह पंक्ति वेश्या की रची हुई नहीं थी, कोई महाकवि के द्वारा रचना की गई थी। और अंत में यह पता चलता है कि यह कालिदास के द्वारा रची गई पंक्ति थी। और इस आधार पर यह किंवदंती है, आगे ऐसा चलता है कि
जब सिंगलेश्वर कुमार दास को ये पता चलता है कि कालिदास जिसने इस पंक्ति को रचा है वह उनका ही मित्र था, यह सुनकर के वे शोक आकुल हो जाते हैं और कालिदास की शैया के साथ ही, जलती हुई शैया के साथ अपने आप को उसमें कूद कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरी किंवदंती जो है वह है राजा भोज के आश्रित कवि। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास राजा भोज के आश्रित कवि थे। और चौथी किंवदंती यह है कि विक्रम संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य जो हुए हैं, उनके 9 रत्नों में अद्वितीय रत्न के रूप में महाकवि कालिदास उनके राज दरबार कवि थे। इस रूप में ये 4 किंवदंतियां हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो स्वीकृत मानी गई है वह यह है कि विक्रम संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि महाकवि कालिदास माने गए हैं। यह कुछ विद्वानों का मानना है, कहने का मतलब अधिकतर विद्वानों का यह मानना है, और बाकी किंवदंतियों के प्रति अलग अलग धारणाएं हैं। जन्म स्थान के बारे में भी इसी रूप में कुछ किंवदंतियां हैं। कोई मानते हैं कि महाकवि कालिदास बंगदेशीय थे। इस बात को मानने वाले हैं काली पूजक, अर्थात बंगदेशीय लोग जो है वे काली की पूजा करते हैं, और उनका यह मानना है कि महाकवि कालिदास ने अपने जीवन में काली की पूजा की थी, काली की आराधना की थी, और काली की आराधना से ही उन्हें कवित्व की शक्ति प्राप्त हुई। इस तरह वे कहते हैं कि ये काली की पूजा का प्रचलन मूल रूप से बंग देश में ही प्रचलित है, अतः महाकवि कालिदास बंगदेशीय हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि कालिदास का नाम जो ये कवि कालिदास नाम जो ये रखा हुआ है, यह भी बंगदेशीय ही नाम है। इस रूप में किसी का मानना है कि वे बंगदेशीय थे, तो कोई कहते हैं कि नहीं, वे काश्मीरी के रहने वाले थे। उसका पक्ष यह है कि उन्होंने जो अपने रचनाओं में जो वर्णन किया है, हिमालय का, अलकापुरी का, मेघदूत में हो, कुमार संभव में, किस रूप में उन्होंने जो वर्णन किया है, उस आधार पर कहा जाता है कि वे काश्मीरी के रहने वाले थे। क्योंकि यदि वे काश्मीरी के रहने वाले नहीं होते तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के व्यक्तियों का स्वभाव और वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़ों के बारे में जो वर्णन, जो सूक्ष्मता का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है, वैसा किसी और ने नहीं किया है। और वैसा अगर महाकवि कालिदास ने किया है तो इसका अर्थ है कि वे वहाँ रहे हुए हैं, वे उसी स्थान के हैं, इसीलिए उन्हें इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें पता थी और उन्होंने उसका सजीव वर्णन भी किया है। तीसरी बात कि उनके बारे में यह भी मान्यता है कि वे मध्य प्रदेश स्थित उज्जैनी के रहने वाले माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने जब अपने मेघदूत नामक जो खंड काव्य की रचना की, उसमें उन्होंने जो मेघ की यात्रा का वर्णन किया है, और उसमें मेघ की यात्रा अलकापुरी से लेकर जब रामगिरी पर्वत तक की यात्रा का वर्णन किया, तो उसमें उन्होंने मेघ को यह संबोधित करते हुए कहा कि हे मेघ, हालांकि तुम्हारा रास्ता सीधा है, पर तुम्हें थोड़ा वक्र रास्ता लेते हुए उज्जैनी नगरी जरूर जाना है, और उज्जैनी नगरी में महाकाल मंदिर और वहाँ की शिप्रा नदी का तुम्हें अवलोकन करना है। और उधर का जो सजीव चित्रण महाकवि कालिदास ने मेघदूत में किया है, उस आधार पर कई विद्वानों का यह कहना है कि वे उज्जैनी के रहने वाले हैं, और कुछ लोग उन्हें विदर्भ के रहने वाले मानते हैं, तो कुछ उनको विदिशा के रहने वाले मानते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने काव्यों में मूल रूप से विदर्भ रीति का प्रयोग किया है, इसलिए कह सकते हैं कि वे विदर्भ के रहने वाले थे। तो कोई कहते हैं कि वे उज्जैनी के पास में जो विदिशा नामक जो नगरी है, वे वहाँ के रहने वाले थे। इस प्रकार अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से अलग अलग अपनी व्याख्या रखी है, लेकिन जो कह सकते हैं कि मुख्य रूप से अधिकतम विद्वानों का यह मानना है कि कालिदास उज्जैनी के रहने वाले थे। आगे है कालिदास का समय कौन सा था, तो इसके बारे में भी कई किंवदंतियां हैं। हम इसमें थोड़ा विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कई तर्क वितर्क के साथ चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 बातें आती हैं कि कहा जाता है महाकवि कालिदास, कोई कहते हैं कि वे 6ठी शताब्दी ईसा के थे, कोई कहते हैं वे 4th शताब्दी के थे, या कोई कहते हैं वे 1म शताब्दी ईसा के हैं। इन तीनों समय में यदि देखा जाए तो बहुमत विद्वानों का यही है कि वे 1म शताब्दी विक्रमादित्य के
समय के राज दरबारी कवि के रूप में ही विख्यात हैं। और इसके बारे में आगे जो चर्चा है कि भाई उनको किस लिए 6वीं शताब्दी का माना है और नहीं माना है, ये आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आगे है महाकवि कालिदास की कृतियां। वैसे देखा जाए तो महाकवि कालिदास के नाम से कई कृतियां उपलब्ध हैं, कम से कम 30 से ऊपर कृतियां उपलब्ध हैं, लेकिन विद्वानों का यह मत है कि उनकी मूल रूप से 7 ही कृतियां हैं और उन 7 कृतियों के नाम इस प्रकार हैं। उन्होंने नाटक ग्रंथ की रचना की जो है मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानत शाकुंतलम, और 2 उन्होंने महाकाव्य की रचना की, वे है कुमार संभव और रघुवंशम। तीसरा है खंड काव्य ग्रंथ, उन्होंने 2 खंड काव्य की रचना की, एक है ऋतुसंहार और दूसरा है मेघदूत। इस रूप में हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मूल रूप से 7 कृतियों की ही रचना की है। अब तक हमने जो जाना महाकवि कालिदास के बारे में कि उन्होंने उनका जन्म स्थान, उनका जीवन वृत्त, उनका जीवन समय या फिर उनकी कृतियों के बारे में, तो मूल रूप से हम संक्षिप्त में यही कह सकते हैं या सार रूप में यही कह सकते हैं कि उन्हें प्रथम शताब्दी का माना जाता है, उनका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है और उनके मूल 7 ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। उन्हें मूल उज्जैनी के रहने वाले विक्रमादित्य के समय का माना गया है, राज दरबारी कवि के रूप में उनको स्वीकार किया गया है। इस रूप में महाकवि कालिदास अपने इन ग्रंथों के कारण विख्यात हुए हैं, केवल भारतीय परंपरा में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी वे विख्यात हैं। महाकवि कालिदास की नवोन्मेष शैली प्रतिभा ने उनको विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हमने आज इस पूरे एक कक्षा में यह पढ़ा है कि नाटक किसे कहते हैं और नाटक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। साथ ही महाकवि कालिदास का परिचय किस रूप में प्राप्त है उसको हमने जाना। और अब हम आगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में जो पढ़ेंगे वह यह रहेगा कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी कुछ प्रमुख विशेषता है, उसके अंक और उसकी आगे की चर्चा हम करेंगे। तो आज हम यही संपन्न करते हैं। ओम अरहम।